सबसे पहले स्वागत करते हैं शक्ति सिन्हा सर का 79 बैच के आईएएस ऑफिसर, यूनियन टेरिटरी कैडर था इनका और जो अलग अलग भूमिकाएं उनको मिली एक दायित्व के रूप में, सरकारी अफसर के रूप में उन्होंने निर्वहन किया। और उसके बाद फिर एक समय ऐसा आया जहां पर मुझे लगता है सर स्वागत है सबसे पहले तो मंच पर आपका। जिस तरह की सर भूमिका, साथ में स्वागत करूंगा पांडे जी का, आनंदेश्वर पांडे यूपी ओलंपिक संघ के जो है वो सचिव हैं और जाना माना चेहरा है लखनऊ का, हर कोई जानता है, हर मंच पर इनकी आमद दिखती है हम लोगों को, तो इनका भी स्वागत करते हैं हम साथ में। सिन्हा सर, चूँकि बातचीत आपसे ही करनी है और आपकी ही पुस्तक जो आपने लिखी और जो देखी, बड़ा इंटरेस्ट ये पुस्तक है जो सर ने लिखी है और लिखने में एक पूरा युग बीता है। कभी वाजपेयी जी के सहयोगी के रूप में, मतलब सरकारी तौर पर, निजी तौर पर भी। सर, वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने 96 के बाद, तब आप पहली बार उनसे जुड़े प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से, औपचारिक तौर पर। और 13 दिन की सरकार, याद रखिए कि 13 दिन की वो सरकार, फिर 13 महीने की सरकार और फिर 5 साल की सरकार चली। तो बहुत सारे लोगों का छोटा छोटा योगदान रहा होगा, शायद जिसने वाजपेयी को फिर अगले उनके चरण में 5 साल का भी प्रधानमंत्री बनाया। उसमें एक सहयोग जो है वो शक्ति सिन्हा सर का भी रहा। सर हमारे साथ हैं, ये हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। सर, पुस्तक की शुरुआत करते हैं हम। वाजपेयी अपने आप में एक बड़ा व्यक्तित्व, और हम उस शहर में उनके नाम की चर्चा कर रहे हैं जिस शहर ने लगातार उनको लोकसभा में भेजा, जिस शहर को खूब प्यार उन्होंने भी दिया विकास के रूप में, और उस शहर ने भी वोटों के रूप में उनको खूब प्यार प्रेम दिया। सर, बातचीत किताब पर शुरू करते हैं। किताब का आइडिया बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे लोग किताब लिखते हैं, ये आइडिया कहाँ से आया सर, कब आया? ये किताब का आइडिया आया यहाँ से कि मैं पढ़ने लगा अखबारों में, टीवी पर, मीडिया में अटल जी के बारे में बहुत चर्चा होती थी। हम बात कर रहे हैं पिछले 4-5 साल की, कि अटल जी कैसे लिबरल थे, सबको साथ लेके चलते थे और उनके आज़ाद शत्रु थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था। और अच्छा लगा सुनने में ये सब बात। मगर मैं जो याद करता था पीरियड 98-99, तो मेरे याददाश्त में और जो आज के नैरेटिव था उसमें बहुत मुझे डाइवर्जेंस लगा। तो मुझे कि यार मुझे शायद गलत फहमी हो रही है। तो मैं उस समय का अखबार पढ़ना शुरू किया, न्यूज़ पे आर्टिकल्स, मैगजीन्स, और तब मैंने देखा कि नहीं, मेरी याददाश्त सही थी। आज जो लिखा जा रहा है थोड़ी कमी इसलिए थी क्योंकि उस समय के अखबार में, टीवी पर, मैगजीन्स में, पार्लियामेंट में, पब्लिक मीटिंग में अटल जी क्या थे? फैसिस्ट थे, सेफ्टनाइजेशन कर रहे थे, एंटी माइनॉरिटी थे, क्रिश्चियन का जेनोसाइड हो रहा था। तो मुझे ये सब बात याद थी और वही निकला। तो मुझे लगा कि आवश्यकता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि थोड़ा उनको सेंस मिले उस समय क्या स्थिति थी, क्योंकि ये पहली असल तौर से गैर कांग्रेसी सरकार थी। असली तौर से 77 की सरकार थी। मोरारजी देसाई लाइफ लॉन्ग कांग्रेस पर्सन, आधा से ज़्यादा गवर्नमेंट मिनिस्टर जो थे कांग्रेसी थे, ये ऐसी मंत्रालय नहीं थी। तो इसलिए मेरे ख्याल से कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री भी लिखना चाहिए। और थोड़ा मेरा स्मॉल कंट्रीब्यूशन है उस पीरियड को, 1.5 साल का पीरियड है, मैंने खैर कवर किया, 3-4 साल किया है। उसको उस लोग को समझने की आवश्यकता है, क्या टेंशन्स थी, क्या चुनौतियाँ थी, किस तरह का माहौल था। तो इट इज़ माई लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। जो जिस समय को आपने गुजारा है उनके साथ, वो समय मुझे लगता है वाजपेयी जी भी अगर ऊपर बैठे हुए अपनी किताब लिख रहे हों तो वो सबसे दिलचस्प समय इसलिए भी है क्योंकि जीवन का एक बड़ा उतार चढ़ाव। आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और 13 दिन में आपकी सरकार गिर जाए, फिर आप प्रधानमंत्री बने और फिर 13 महीने में आपकी सरकार गिर जाए, वो भी एक वोट से। तो बड़ा दिलचस्प रहा होगा। मुझे कुछ एक आध ऐसा वाकया बताइए, खासतौर पर जिसका संदर्भ आपने पुस्तक में लिखा हो, जो पाठक भी जरूर देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे उसको, जिससे ये लगता हो कि वाजपेयी को एक टर्म से दूसरे टर्म, दूसरे से तीसरे टर्म में जिस चैनल ने ले जाने में मदद की हो। ये तो बड़ा ही व्यापक सवाल है। इतने ज़्यादा फोर्सेस थे एट वर्क उस समय उनके साथ और उनके खिलाफ। अच्छा, उतार चढ़ाव इतना था। और दिलचस्प जरूर थी, चाइना में एक कहावत है, मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। ये तारीफ नहीं है, ये गाली है कि आप फंसे रहेंगे दलदल में। तो उस दौरान यही मौका दम था जब दलदल में फंसे हुए थे। बट हाँ, एक चीज़ और थी, मानना पड़ेगा, पॉलिटिशियन को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। उनमें
अंतर में बड़ा एक संतुलन रहता है, आज पावर में है कल नहीं है। अब जब सरकार गिरी अप्रैल 99 में जब सरकार गिरी एक मत से, और अनएक्सपेक्टेड था, सब था कि एक दो आध मत से निकल जाएगा, तो बहुत झटका था, बहुत सदमा था, बहुत ज़ोर से। 15-20 मिनट लगा कि हाँ, 15 मिनट के बाद जब अटल जी राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं अपना इस्तीफा देने के लिए, टेक्निकली सरकार हार चुकी है, एकदम बदल गए थे। हाँ ठीक है, लाइफ में तो कभी ऊपर होता कभी नीचे होता ही है। मुझे लगता है इस किताब में शायद जिक्र है उनकी आंखें भी भर गई थी। हाँ, आंखें दम भर गई थी, क्योंकि ऐसा झटका लगा था मेरे ख्याल से पूरे हाउस में, ऑपोजिशन में भी, विपक्ष में भी और सरकारी पक्ष में भी, किसी को अंदाज नहीं था कि ये होगी। सबको था कि सरकार निकल जाएगी 2-4। तो क्या मुझे ये लगता है कि फिर जो फ्लोर मैनेजमेंट जो टर्म यूज़ करते हैं सरकार में लोग, ये फ्लोर मैनेजमेंट फेल कर गया। जो लोग वाजपेयी के साथ थे, क्या वो शायद इसके पीछे थे, जो नहीं चाहते थे कि वाजपेयी आगे बढ़े? शायद उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया दूसरी साइड के दृढ़ संकल्प कि यह सरकार को गिराना है, वट एवर बी द प्राइस। प्रोग्राम में जरूर कमी थी, कम से कम मैंने किताब में लिखा है कि अरुणाचल के एक MP आपके साथ हो सकते थे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना इंटरनल मामला ठीक करता, सैफुद्दीन सोज थे, सुरेंद्र स्वामी थे, कहते उनको खरीद, तो कम से कम ये हो जाता। और किसी के दिमाग में नहीं था कि गिरधर गोमांग आके वोट दे भी सकते हैं। तो ये विपक्ष का मानना पड़ेगा कि वो उनकी चाल जो चली थी वो सरकारी बीजेपी के फ्लोर मैनेजर्स और पार्टी लीडर्स नहीं समझ पाए, उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाए। डैमेज शुरू कहाँ से हुआ? लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश जहाँ हम इस वक्त हैं, ये डैमेज एक्चुअली यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उन्होंने सारी पार्टियां तोड़ ली, वो चीफ मिनिस्टर बन गए, और शायद वो अपने आप को वाजपेयी के समकक्ष का राजनीतिक मानते थे। इस नाते उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि दिल्ली सरकार बचेगी या जाएगी। अच्छा आपने याद दिलाया, मार्च 98 चुनाव के तुरंत पहले, मेरे ख्याल जनवरी के अंत की बात है, चुनाव जब चल ही रहा था, उस दौरान यूपी में काफ़ी, उसमें कल्याण सिंह जी जरूर थे, मगर गवर्नर भंडारी का ज़्यादा रोल था। सरकार को, रमेश भंडारी को, कि सरकार फ्लोर में कीजिए, आप बना रहे हैं दूसरे आदमी को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, फिर केस हाई कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यूपी का जरूर असर पड़ा था, बट मेरे ख्याल से नहीं, ये कोएलिशन शुरू से ही फ्रेजाइल थी, शुरू से ही बहुत दुर्बल थी। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी में कि इट वॉज स्केटिंग ऑन थिन आइस थ्रू आउट। एकदम डेली वेज की सरकार थी, क्या कि आपका मेजॉरिटी कभी नहीं था, और आप कभी एक साथ एकजुट होकर बात नहीं कर रहे थे। कोई मंत्री कुछ कह दे, दूसरा नेता कुछ और कह दे, बीजेपी वाले खुद दो शब्द में बोलने, अलग अलग वॉइस में बोलना शुरू कर दिए। तो कभी लगा नहीं 98 13 महीने में कभी नहीं लगा कि आप शांति से आराम से गाड़ी में पिछले सीट पर बैठ करके आगे का हाईवे देख सकते हैं। वो मौका कभी नहीं मिला। कभी कभी लखनऊ में मजाक में ये बातें कही जाती हैं, और ये टर्म यूज़ किया जाता कि वाजपेयी जो है वो मतलब अविवाहित थे, बैचलर थे, और बैचलर नेता को 4 ताकतवर महिलाओं ने घेर लिया था पॉलिटिकली, और शायद वो इसीलिए फेल हो गए। एकदम सही है। नहीं, बट अब जयललिता, खैर अब नहीं रही स्वर्गीय, उनसे डील करना, ममता से डील करना, मायावती जी से डील करना, कोई आराम, बहुत कठिन करता है, क्योंकि रोज़, बट क्यों उनको बदनाम करें। मैंने लिखा है एक्चुअली में, उनको सबसे ज़्यादा तंग होता था, सबसे ज़्यादा डिमांड होता था चंद्रबाबू नायडू का। पर चंद्रबाबू नायडू बड़ा स्मार्ट आदमी है, पब्लिकली कभी कुछ नहीं कहते थे, हरदम दिखाते थे हम साथ हैं, बट मैक्सिमम दबाव सरकार पर अगर किसी ने डाला उस पीरियड में, जयललिता और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने। मगर बदनामी केवल जयललिता की हुई, क्योंकि पब्लिक टेंट्रम करती थी, चंद्रबाबू नायडू कभी ऐसा काम नहीं किया। लोग कहते हैं वो कहानी जो कि GMC बालयोगी उन्हीं के पार्टी के स्पीकर थे, और उन्होंने गिरधर गमांग को जो है इस बात की अनुमति दी गोपालन की रिकमेंडेशन पर कि भाई ये वोट डाल सकते हैं, और उसी एक वोट ने जो है परिणाम तय कर दिया। देखिए, टेक्निकली पार्लियामेंट के कानून के हिसाब से स्पीकर ने सही किया। स्पीकर, क्योंकि गिरधर गोमांग तब तक लोकसभा के सदस्य थे, इस्तीफा नहीं दिया था उन्होंने। हाँ, ट्रेडिशन है कि क्योंकि आप दूसरी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ले चुके हैं, आपको नहीं आना चाहिए। ये केवल परंपरा की बात है, कानूनन बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके कॉन्शियंस पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने नहीं कहा कि आई एम रिक्वेस्टिंग टू विथड्रॉ, उन्होंने कहा आई लीव इट टू द कॉन्शियंस ऑफ द मेंबर,
क्योंकि लेकिन इतने अच्छे टर्म्स थे, लोग बताते हैं कि जसवंत सिंह, अरुण जेटली, तमाम सारे ऐसे नेता थे सर जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे जयललिता के साथ, मायावती के साथ जो लोग निगोशिएट कर रहे थे, बहुत सारी बातें चल रही थी, काशीराम को स्पेशल चार्टर प्लेन भेजा गया था, इसके बावजूद कैसे ये मिसमैनेजमेंट हो गया? अब ये तो जो पॉलिटिक्स अच्छी तरह से समझते हैं मुझसे अच्छी तरह से बताएंगे। मेरे ख्याल से मायावती एक दिन पहले तक कही थी, काशीराम जी ने कहा था फ़ोन पर कि हाँ हम आपके पक्ष में तो वोट नहीं दे पाएंगे बट आपके खिलाफ भी वोट नहीं देंगे, उन्होंने ज़रूर कहा था। पर उनको भी लगा था कि यूपी में जिस तरह से हो रहा था बीजेपी और बीएसपी का रिलेशनशिप उस समय, जो अभी आपने दौड़ पहले जिक्र की थी कि बीएसपी को तोड़ा गया था, बीजेपी ने तोड़ा था बीएसपी को। साथ साथ बिहार में जो दलित पर अत्याचार हुए थे, मैस्कर्स हुए थे, 3 मैस्कर्स हो गए थे एक के बाद एक, तो बीएसपी को नाराज़गी तो थी कांग्रेस पार्टी के साथ, मगर मेरे ख्याल से यूपी में जो हुआ था उसका ज़्यादा असर पड़ा। उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे 5 एब्सटेन नहीं करेंगे, और तो इसलिए बीजेपी बीएसपी को अवश्य हैंडल नहीं कर पाए। अच्छा, एक जो चीज़ देखने को मिली उस दौर में, पॉलिटिकल निगोशिएशन बहुत था, जैसे आपने कहा चंद्रबाबू नायडू बहुत निगोशिएट करते थे, दबाव डालते थे, नेगोशिएट तो बाद में करेंगे, दबाव डालते थे। हाँ, उनके 35 करीब एमपीज थे पार्लियामेंट में, और सबसे बड़ा मुझे लगता है बीजेपी का सहयोगी दल मेंबर बहुत ज़्यादा नहीं थे, मेंबर 14 थे उनके पास, 14 बट हाँ, क्योंकि आपको 271 टपना था तो उसमें 14 बहुत बड़ा संख्या है। और हाँ, और कोई पार्टी थी नहीं बड़ी उनसे। मुझे लगता था ममता बनर्जी ने थोड़ा कम डिस्टर्ब किया बाकियों के अपेक्षा। वो शुरू में की थी कर बंगाल को लेके, प्रेसिडेंट रूल लाओ, ये करो, फिर उन्होंने कई प्रोजेक्ट सैंक्शन किए रेलवेज़ के दिसंबर 98 में, तब से वो थोड़े से ठंडे हो गए थे, मगर सरकार फिर भी नहीं ज्वाइन की। बोले हम सरकार तभी ज्वाइन करें अगर रेलवे दिया जाए। रेलवे मंत्री नीतीश कुमार थे, तब एक को करें कि दूसरे को करें। उनका आपके पास एक था, नीतीश कुमार के पास 16 एमपी थे, थोड़ा तो इसलिए जब मैं कहा कि वो सरकार जो थी बड़ा दिलचस्प पीरियड इसलिए था क्योंकि कभी पता नहीं था अगले 1 घंटे बाद क्या होने वाला है। और उसी दौर में कारगिल जैसा इंसिडेंट हो गया। वो कैसा दौर था? बहुत पैनिक रहा होगा पीएमओ में, क्योंकि सिक्योरिटी एडवाइज़र, आप सब लोग, तमाम सारे अलग अलग इनपुट्स मिलते होंगे। पैनिक नहीं था शुरू में। अगर शुरू में जब मैसेज आया, ये अवश्य था कि हाँ सबको ऐसा कैसे हो सकता है, 2 न्यूक्लियर वेपन्स, हमारे पास एटम बम है, उनके पास बम है, ऐसे युद्ध हो ही नहीं सकता है। हुआ, मगर एक बार हाँ युद्ध है और ये पाकिस्तानी फ़ौज है, मुजाहिदीन नहीं है, तब मेरे ख्याल से देयर वाज नो कि हाँ लड़ना है, अच्छी तरह से लड़ना है। पैनिक नहीं था, डिटर्मिनेशन था। टेंशन अवश्य थी क्योंकि लोग मर रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज आपके टेरिटरी में आ चुकी है, बैठी हुई है, तो डेफिनेटली टेंशन था, पैनिक नहीं था। मगर एक बात जो लोग कहते हैं कि जैसे आज जब हम चाइना के साथ डिप्लोमेसी देखते हैं तो मीडिया कवरेज भी बैन है, बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारा कंट्रोल है। वाजपेयी जी तो बिल्कुल उल्टे थे, वो तो कारगिल में तमाम सारे सीनियर जर्नलिस्ट को भेजा करते थे, तमाम सारे पॉलिटिकल डिप्लोमेट्स को उन्होंने वहाँ भेजा। जब पाकिस्तान से बातचीत हो रही थी तो बावजूद इसके कितना क्रूशियल टाइम चल रहा था, उनका निगोशिएशन भी चल रहा था। एकदम मीडिया कारगिल में तो कई लोग ने उसका आलोचना भी की कि आपने मीडिया को क्यों वहाँ अलाउ किया है, मगर मेरे ख्याल से मैंने भी लिखा है कि मीडिया वहाँ थोड़ा सा डेफिनेटली गेम चेंजर थी, इट वॉज अ फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि सबको देश भर को दिख रहा है किस तरीके से हमारी फौज लड़ रही है। अब तो हम सिनेमा में देखते थे, सिनेमा में देखना लड़ाई क्या और असल में देखना एकदम फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मीडिया कवरेज से वो ज़रूर आ रहा था। अब उस समय स्थिति ऐसी थी कि लगा कि मीडिया का फ़ायदा होगा, मगर आपने फिर बॉम्बे में देखा जब पाकिस्तानी मुजाहिदीन आए, लोग इतने मारे, बॉम्बे अटैक जब हुआ था, तब देखा कि देखिए मीडिया वहाँ रहने से नुकसान ही हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। कई लोग इसलिए मारे गए कि मीडिया दिखा रही थी लोग कहाँ छिपे हुए हैं, और वहाँ फिर आके लोग उनको मार गए। तो मेरे ख्याल से स्थिति बदलते रहती है, हर स्थिति अलग स्थिति है, इसलिए उस एक समय इंटरनेशनल लेवल का था इशू था, बिकॉज आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जाना था, और ये आपका नेशनल इशू था, सिक्योरिटी से रिलेटेड शायद ये तो शायद अंतर रहा होगा, इसलिए शायद अंतर रहा होगा। और मेरा ख्याल है कि हाँ मीडिया को जहाँ संभव हो अलाउ करना चाहिए, जहाँ संभव है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए क्या बात है फ्रॉम एन इम्पार्शियल आई। अगर मैं सच भी बोलूँ ना, क्योंकि मैं सरकार में हूँ, विपक्ष वाले कहेंगे आप तो सरकार है, झूठ बोल रहे हैं। अब जैसे मोदी साहब लद्दाख में गए, आर्मी ने जल्दी से एक नया हॉस्पिटल बनाया था क्योंकि कई लोग, अब उसको चाइना ने प्ले अप किया कि तो क्या होटल है, हॉस्पिटल नहीं है। हमारे लोग ने पिकअप कर लिया, जबकि बात सही थी, इट वॉज अ हॉस्पिटल। जल्दी बनाई गई थी क्योंकि हॉल पुराना था, लोग बेड लगा दिए थे, तो पूरा ट्यूब फ्यूब नहीं लगा हुआ था। तो इसलिए मीडिया के साथ कभी कभी ना थोड़ा
डबल एजेड वेपन तो होता ही है, कभी आपको फायदा होगा, कभी आपको फायदा हो, कभी आपको नुकसान होगा। और वो फायदा लेने वाले के ऊपर भी हाँ, वो लेने वाले पर निर्भर करता है और कई बार दूसरे साइड पर निर्भर करता है, वो कैसा ट्रीटमेंट करे, वो रिस्पॉन्सिबली बात कर रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था, अब सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया बहुत ओपन है। बहुत ओपन, मीडिया बहुत ओपन है, कुछ ज़्यादा ही ओपन है आजकल। सच्चा न्यूज़ क्या, और मैंने एक स्टोरी पढ़ा फेक न्यूज़ के बारे में, इंडिया में कैसे फेक न्यूज़ है, और वो स्टोरी खुद में फेक न्यूज़ से भरा हुआ था, तो इसलिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। अच्छा सर, एक जो चीज़ मैं इस किताब के बारे में आपसे भी जानना चाहूँगा, ये जब किताब लिखी गई तो बहुत सारे लोग जिन्होंने आपने अपोजिशन के बहुत सारे लीडर्स के बारे में तो लिखा, बीजेपी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर वाजपेयी जी के लिए बड़े चैलेंजेस क्या थे? नहीं, चैलेंज तो एक तो बीजेपी का मैं कहूँगा सबसे बड़ी समस्या क्या थी, सब कह रहे बीजेपी सरकार है मगर आपके पास 160 एमपी केवल है, तो इसलिए बीजेपी अपना जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। तो वर्कर में तो फ्रस्ट्रेशन होता है, करे हम इतना लड़के सरकार लाए हैं, हम 2 एमपी थे 84 में, अब हमारी सरकार बन गई है और हमारा एजेंडा सरकार कार्यान्वित क्यों नहीं कर रही है। तो वो दबाव काफ़ी था पार्टी के अंदर कि हमारा एजेंडा को क्यों नहीं आगे लाया जा रहा है। पर आपका एजेंडा कैसे आएगा अगर आपके साथ 272 नहीं है, तब ये समझना लीडरशिप में भी कई लोगों में दिक्कत हो रही थी। उनका कहना था कि नहीं, हमको अपना एजेंडा को एग्रेसिवली पुश करना चाहिए। आडवाणी जी, प्रमोद महाजन, ये सब जो बड़े चेहरे थे वाजपेयी गवर्नमेंट के, जसवंत सिंह, इन सब चेहरों का क्या रोल हुआ करता था? नहीं, काफ़ी अच्छे तालमेल, जिस पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ बहुत अच्छा तालमेल था, कोई टेंशन नहीं थी, हर बात में कंसल्टेशन अच्छा होता था। हाँ, इसका मतलब नहीं है कि हर बात में सब सहमत थे, अलग अलग विचार हरदम होते थे, बट अल्टीमेटली जो डिसाइड किया जाता था वो सब मान के चलते थे। जो कहते हैं कि पॉलिटिकल जो मसल पावर होती है उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट बचाने चलाने के लिए बहुत किया जाता है। एनडीए की सरकार में भी हमने देखा, यूपीए की सरकार में भी देखा कि जब वोट लेना होता था या पार्लियामेंट में कोई बिल पास कराना होता था तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां तेज हो जाती थी। जो जयललिता से संबंध खराब होने की बात कही जाती थी उसमें जो 3 पॉइंट्स थे जिन पर वो निगोशिएशन चाहती थी, उनमें एक ये भी था। जयललिता का तो इनफैक्ट सरकार इस्तेमाल क्या करे, उनका तो कहना था कि मेरे खिलाफ जो इनकम टैक्स केस चल रहा है उस पर हमें राहत दिलाओ। अब केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, कौन सरकार आपको राहत दिला सकती है। मैंने क्रिटिसाइज किया सरकार के, सरकार ने उसको कहा कि ठीक है जो केस स्पेशल कोर्ट में है उसको हटा कर रेगुलर कोर्ट में लाया जाए। गलत था सरकार का निर्णय, बट अच्छी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक ने बोला कि क्या आप कर क्या रहे हैं, आपने स्पेशल कोर्ट इसी के लिए बनाया है, अब केस हटा रहे स्पेशल कोर्ट से रेगुलर कोर्ट से। तो उन्होंने मिसयूज़ नहीं किया, उन्होंने इनफैक्ट कई बार कहा जाता है इंदिरा गांधी के समय से कि सीबीआई एटसेट्रा को इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशन को फिक्स करने के लिए, वैसा इस दौरान तो मैंने देखा नहीं था। अवश्य यही उल्टा था कि आप अपने सहयोगियों को मदद कीजिए इनकम टैक्स से उसे निकालने का। खैर ज़्यादा तो था उनका तजल्लुता था कि आप तमिलनाडु में सरकार को बदल दीजिए, 356 में डिसमिस कर दीजिए, डीएमके की सरकार, जो संभव नहीं था, जो एकदम संभव नहीं था। अच्छा, यही कमोबेश डिमांड जो है ममता बनर्जी की भी थी कि आप? हाँ, ममता बनर्जी की थी कि सीपीएम को हटाइए, नवीन पटनायक जी का था कि कांग्रेस को हटाइए, बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता को कहना था कि राबड़ी की गवर्नमेंट को टेक्निकली राबड़ी की गवर्नमेंट थी टेक्निकली उनको हटाइए। अब सब अपने स्टेट में ही लगे हुए हैं, तो इसलिए सरकार चलाना बहुत ही कठिन था उस समय, बहुत। अच्छा, एक जो चीज़ जयललिता की डिमांड्स में आती है सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर के कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी खुद भी आज की भी जो सरकार है वो ये कहते हैं कि जिसके करीब होते हैं सबसे ज़्यादा उसी की मुसीबत होते हैं, तो शायद ये भी एक वजह रही। और सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को इतना ज़्यादा दबाव बनाया कि वाजपेयी सरकार के गिरने में वो भी एक कारण बन गया। मैं मेरिट में नहीं जाऊंगा, बट इतना जरूर कहूँगा कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी जयललिता को और सोनिया गांधी जी को साथ नहीं लाते तो सरकार नहीं जाती। और उनकी सरकार से ग्रीवांश शुरू हुई थी सरकार बनने के समय से ही, तो अंत में नहीं, वो तो शुरू से। इनफैक्ट जो कॉन्फिडेंस वोट वाजपेयी सरकार ने लिया उसमें भी सुब्रमण्यम स्वामी ने एब्सटेन किया था, वोट नहीं दिया था। मगर उस समय इतनी खुशी थी कि हम निकल गए हैं, किसने देखा ही नहीं कि ये आदमी इतना गुस्सा हो चुका है। बट हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी उसके बाद अगले 1 साल लगे रहे सरकार को गिराने में और कामयाब भी हुए। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग, आज के दौर से अगर इस किताब को भी जोड़ें और वाजपेयी जी के भी कार्यकाल को जोड़ें, ये आरोप लगता था वाजपेयी जी की सरकार पर, कई सारे बीजेपी के भी नेता अंदर खाने में लगाते थे, आरएसएस के भी नेता लगाते थे, कि राम मंदिर को लेकर के जिस मूवमेंट पर बीजेपी इस्टेब्लिश हुई भारत की राजनीति में दोबारा से,
उस राम मंदिर को लेकर के क्या कुछ एफर्ट्स हुए? देखिए, अब मोदी सरकार आई, उसने इसको फैसले तक पहुंचाया और अब शिलान्यास भी हो गया। वाजपेयी सरकार में क्या कुछ इसके लिए हुआ? जब नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस लिखा गया था, इंडिया जब बनी थी सरकार बनने के पहले, तो जब सब पार्टी में डिस्कशन हुआ तो ये बात क्लियर हो गई, बात साफ साबित हो गई कि न राम मंदिर, न यूनिफॉर्म सिविल कोड, न आर्टिकल 370 पर कोई अग्रीमेंट है, कोई सहमति नहीं है कोलिशन पार्टनर्स में। तो इसलिए इन तीन को मुद्दे को हटा दिया गया था नेशनल एजेंडा से कि जब सहमति नहीं है, सरकार नहीं बन पाएगी तो हटा दिया जाएगा। बट डायलॉग प्रोसेस अब कोर्ट्स में चल रहा है, उसके थ्रू हम करेंगे। तो उस समय था, वाजपेयी जी को फिर भी कहा गया, पार्लियामेंट में जब बहस हो रही थी, लोकसभा में किसी ने कहा कि आपका हिडन एजेंडा है राम मंदिर। तो बोले हिडन एजेंडा नहीं, हमारा एजेंडा ही है, बट क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है, जब तक हमारे पास बहुमत नहीं रहेगी हम इस पर कैसे काम करें। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था, मानते हुए अपना लिमिटेशंस कि हमारे पास तो 160 ही है, हमको 272 दीजिए तो हम बना के दिखाते हैं, उन्होंने कहा था। ये लोग कोट नहीं करते हैं कि हाँ नहीं, वाजपेयी जी कहे थे कि हाँ बीजेपी चाहती है 3 चीज़, राम जन्मभूमि, यूनिफॉर्म सिविल कोड और 370 को हटाने की बात, बट इससे हमारे पास बहुमत नहीं है। अच्छा, जब 99 में सरकार गई और उसके बाद फिर चुनाव मध्यावधि घोषित हुए, उस चुनाव के दौर में क्या दिमाग में था वाजपेयी को? लगता था कि जो सरकार बनेगी 99 में वो बीजेपी की बन जाएगी उनकी लीडरशिप में? एनडीए की बनेगी, क्योंकि बीजेपी खुद सीट ही लड़ रहा था, मेरे ख्याल से 400 के आसपास या 400 से कुछ कम ही लड़ रहा था। कोलिशन से हर जगह थी। 99 का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से समन्वय के साथ सब पार्टियों के बीच में अच्छे तरह से हुआ था। एनडीए की सरकार बननी थी, हाँ बीजेपी की तो बन नहीं सकती थी। बीजेपी सीट बढ़ा गई जरूर, बट 160 से 180 पहुँच गई, मैक्सिमम नंबर पहुँच गई, फिर गिर गई। तो बीजेपी की सरकार बनने की कभी वो नहीं थी, एनडीए सरकार बनने की थी हरदम। एक मैं चाहूँगा कि बीच में एक दौर ये भी शुरू करें हम लोग, कुछ अपने साथी भी, तमाम सारी बातें सुनी आप सब लोगों ने सर की, इस किताब के बारे में भी बहुत सारी बातें सुनी। अब कुछ आप लोगों के दिमाग में भी अगर सवाल हो तो वो सवाल भी हम लोग सर से पूछ लें। मैं कोशिश करूँगा कि सर इसका जवाब आप सब लोगों को दें, पुस्तक को लेकर के जो अभी आपकी दिलचस्पी हो। अपना नाम बताएंगे और उसके बाद फिर आप अपना सवाल पूछ लें। कोई साथी? So, my name is Abhishek Sharma. So, there are 2 things that I want to ask. First, since we are seeing a majority government these days, so we do not deal with the coalition party dharma and coalition party dilemmas now. So, how he used to maintain balance between these people? Like you have just mentioned that every party was asking कि 356 लगा दूसरा सवाल। And the second thing is, what was his role as a leader of opposition? ठीक, पहला सवाल तो बड़ा क्लियर है। वाजपेयी जी को मैंने कोट भी किया किताब में, जब उनके अलायंस पार्टनर्स एकदम अनरिजनेबल डिमांड भी रखते थे तो उन्होंने कहा था नहीं, हमारा काम अच्छा से सुनना, इनमें पुरानी पेंट अप फ्रस्ट्रेशंस है वो निकाल रहे हैं, हमको उनकी बात समझनी चाहिए कि इनको लग रहा है कि हाँ अब हमको कुछ सुनने वाला है, इसलिए हम ज़्यादा बोल रहे हैं। और बात करके, सुन के, कुछ बात मान के, कुछ ना करके, उस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करने की आवश्यकता वो समझते थे। इसे उनको शब्द इस्तेमाल किया था कोलिशन धर्म, कि राजनीति का धर्म है हमारा है कि एक दूसरे के साथ चलना, तो वो फ़र्क थे। दूसरा है कि विपक्ष के नेता होते हुए उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया। मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। फॉरेन डिग्निटरीज उनसे मिलने आया करते थे, क्योंकि वो होते थे उस समय चेयरमैन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स। तो लोग को समझाते थे, बोलते थे 2 बात तो हरदम बोलते थे। एक बात बोलते थे, ऑन फॉरेन पॉलिसी वी हैव नेशनल कंसेंसस, हम सरकार की आलोचना नहीं करेंगे। दूसरी वो बोलते थे हमारी पार्लियामेंट्री परंपरा है, ये है, प्रणाली इस तरह से चलती है, हम चिल्लाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे। फिर अंग्रेजी में कहते थे द ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से बट द गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स वे। हमें भी समझना है कि सरकार उनको चलानी है, हम अपनी बात रखेंगे, प्रेशर डालेंगे, फिर बैठ जाएंगे, क्योंकि बहुमत उनके पास है, उनको सरकार चलानी है। तो ये बड़ा हरदम वो बताते थे कि हमारा काम नहीं है सरकार को रोकना, सरकार को ट्रिप करना हमारा काम नहीं है। अब कश्मीर का मुद्दा उठा, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में हंगामा हुआ, पाकिस्तान बहुत दबाव डाल रहा था, अमेरिका भी हमारे साथ था नहीं, रूस चुपचाप बैठा हुआ था, तो वहाँ के एक अच्छा डेलीगेशन जाना चाहिए। तो नरसिम्हा राव जी एस प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को रिक्वेस्ट की कि डेलीगेशन के लीडर आप बन के जाइए।
और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स सलमान खुर्शीद मेंबर जाएंगे, दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट गुलाम नबी आज़ाद मेंबर होकर जाएंगे, आप लीडर होकर जाइएगा, चलिए सब लोग क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन सरकारी, इसमें सरकार की बात थोड़ी नहीं, तो देश की बात है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो देश का मुद्दा है। वहाँ फिर मैंने किताब में एक और लिखा सुखा डील के बारे में। जब लगा कि नरसिम्हा राव सरकार ने गलत किया है तो वाजपेयी जी फिर भी बोले कि नहीं, इसको पता लगाओ गलत किया है नहीं किया है। बिना एग्रीमेंट साइन किए हुए आपने रूस को एडवांस में पैसा दिया है। तब पता चला कि नहीं, येल्सिन बोला कि हम बहुत तकलीफ में, थोड़ा पैसा हमें दे दीजिए, जहाँ फैक्ट्री है वहाँ कुछ काम होगा लोग को, तो इलेक्शन आ रहा है हमारे लिए फ़ायदा होगा। जब वाजपेयी जी को पता चल गया ऐसी बात है तो वो इलेक्शन में वो मुद्दा नहीं उठाए। 96 इलेक्शन में उठा सकते थे कि आपने कैसे पैसा दे दिया है सुखा डील में। और बाद में जब यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में डील कंप्लीट हो जाता है और मुलायम सिंह जी एज डिफेंस मिनिस्टर लोकसभा में स्टेटमेंट बोलते हैं, तो वाजपेयी जी पार्लियामेंट्री परंपरा तोड़ते हुए सुओ मोटो स्टेटमेंट जब मिनिस्टर देता है लोकसभा में तो उस पर सवाल जवाब नहीं होता है, राज्यसभा में हो जाता है। वाजपेयी जी खड़े हुए, जब खड़े हुए तो सब चुप हो गए। वाजपेयी जी खड़े हुए, उन्होंने बोले कि मैं सरकार को इस बात की बधाई देता हूं कि ये डील उन्होंने किया है, क्योंकि उसकी उनको डील का हिस्ट्री पता था, इतिहास पता था शुरू से क्या हुई है, और उनको पता था भारत को सुखा की बहुत आवश्यकता है। तो कहने का मतलब है हाँ, उनका काम था सरकार की वीकनेस पॉइंट आउट करना, सरकार के खिलाफ बोलना, परंतु जहाँ देश का मामला आता है तो मेरे ख्याल से देश पार्टी से ऊपर है, वो मानते थे वो। कोई और सवाल? सर, गोविंदाचार्य जी वाले इशू पर थोड़ा सा बताएं हम लोगों को कि क्या वो उस लिमिटेड एक वाक्य की वजह से ही था कि पहले से भी थिंग्स वर ब्रूइंग? इसको कहते हैं आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन। मेरे किताब में बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज पर, मोर इन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया हूँ, पार्टी में कम किया हूँ। क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं डरता हूँ लिखने के बारे में, इससे न कि इतना विवादास्पद है। मैं आपसे पूछूंगा, आप एक बताएंगे, उनसे कुछ और बताएंगे, उनसे तीसरा बताएंगे, कोई अथॉरिटेटिव अकाउंट बोलने वाला कोई है नहीं। जब मैं लिख रहा था तो वाजपेयी जी सेहत काफ़ी ख़राब थी, बातचीत बंद था, उनसे पूछ नहीं सकते थे, किससे पूछना था नहीं, तो इसलिए मैंने ऐसी चीज़ को छोड़ दिया है। बट कहा जाता है कि फ़र्क रहा होगा, बट मेरे ख्याल से उसी को लेके, इंसिडेंट को लेके ही ज़्यादा लगता है मुझे जो शक हो रहा है उसी को लेके ज़्यादा होगा। क्योंकि वाजपेयी जी का स्टेचर पार्टी में फैक्शन लीडर नहीं था, अबव द पार्टी था इन दैट सेंस। तो ऐसा नहीं था कि कोई उनको चैलेंजर था विद इन द पार्टी। आपने काफ़ी लंबा समय गुजारा है वाजपेयी जी के साथ में, बेसिकली लखनऊ से थे, आपसे बहुत प्राइवेट बात भी होती है, कोई ऐसी उनकी कसक मन की कि वो लखनऊ के लिए कर नहीं पाए। दूसरा, जो सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन देखा जाए तो यूपी में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ उस समय ग्रोथ नहीं कर पाई। चाहते तो शायद लखनऊ भी एक दिल्ली के कंपैरिजन में खूब सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ जाती, रोजगार का जो मुद्दा है वो काफ़ी सॉल्व हो जाता। देखिए गोयल साहब, 91 के बाद से सरकार का काम नहीं है उद्योग लगाना, सरकार का काम है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, रोड्स, बिजली, ट्रेंड लेबर फोर्स, अच्छा टैक्सेशन रजीम जिससे लोग को तकलीफ ना हो, वो सब। प्राथमिकता इसमें आप देंगे राज्य सरकारों को। दक्षिण की सरकारें, आंध्रा थी, कर्नाटका थी, तमिलनाडु थी, उन्होंने अच्छी सुविधा दी। अब सब कार मैन्युफैक्चरिंग जैसे वहाँ चला गया जो यहाँ आ सकता था। आपके यहाँ स्कूटर फैक्ट्री बहुत पहले बना था ना। कानपुर तो इंडिया का नंबर 2 इंडस्ट्रियल सिटी होता था बहुत सालों साल तक, 100 साल तक। इसलिए इसमें प्राथमिक रोल इसमें राज्य सरकारों का होता है। भारत सरकार इनकम टैक्स को ठीक कर सकती है, मगर डे टू डे हैरेसमेंट जो होता है वो राज्य सरकार को डील करना पड़ता है। तो सरकार अपनी तरफ से, भारत सरकार रोड्स इंप्रूव कराई, नेशनल हाईवेज अच्छे बन गए, ग्राम सड़क योजना में इंप्रूव कराई, सर्व शिक्षा अभियान से लाकर स्कूल में एजुकेशन इंप्रूव कराई। भारत सरकार ये सब कर सकती है, मगर भारत सरकार कहाँ फैक्ट्री बने उस पर मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है भारत सरकार को कहना, कोई भी सरकार हो। अपटॉन वगैरह क्लोज हुई थी उस समय, मुख्यमंत्री राजनाथ जी थे, और कई बार जब अटल जी लखनऊ आते थे अपटॉन वाले मिलने भी जाते थे, लेकिन कोई उस पर निष्कर्ष नहीं। अपटॉन को बचाना भी तो संभव नहीं था ना। आप उसका ग्रॉस लॉसेज अगर देखेगा, अगर पूरे राज्य के संदर्भ में देखेगा, उतना पैसा अगर अपटॉन को दीजिएगा और या बाकी जगह लगाइएगा, तो अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिएगा तो अपटॉन को बचाना मेरे ख्याल से संभव नहीं था। सरकार को ऐसी कंपनीज बनानी ही नहीं चाहिए।
सरकार का काम इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाना, डिजिटल फील्ड में जाना है नहीं, कहीं सक्सीड नहीं कर, दुनिया में सक्सीड नहीं करता। सरकार रिसर्च को फंड करे, हाँ, स्टार्टअप्स को फंड करे, हाँ, खुद मैनेजमेंट करे, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। उससे अच्छा सब एम्प्लॉयज़ को पैसा दो, बोला आप घर जाइए अपना काम संभालिए, वो शायद ज़्यादा फायदा होगा उनको। आप इकोनॉमिक अफेयर्स से खासतौर पर डील करते थे पीएमओ में? नहीं, मैं कुछ नहीं डील करता था, मैं केवल सहयोगी था, मैं सब्जेक्ट नहीं डील करता था। विषयों को लेकर के आपकी पकड़ हाँ, रुचि है। रहती थी। और अगर आप तुलना करें, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर्स की बात होती है उनके कार्यकाल में, यशवंत सिन्हा रहे, जसवंत सिंह, तो ये अलग अलग चेहरे रहे। वाजपेयी उस दृष्टिकोण, विदेशी मामलों में हम लोग को खूब समझते थे, इसमें क्या दृष्टिकोण था उनका? इसमें ना वो अपनी सीमा को समझते थे, उनके ना आत्मविश्वास इतनी ज़्यादा थी, वो समझते थे कि हाँ, फॉरेन पॉलिसी में मैं 400 पेज का डॉक्यूमेंट भी पढ़ लूँगा, इकोनॉमिक्स में मेरी कमी है तो इकोनॉमिक्स में अच्छे लोगों को लाऊंगा। मगर उनका इकोनॉमिक आइडियाज़ भी बहुत क्लियर था, उनका था कि सरकार का काम बिजनेस में रहना नहीं है, रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, सो दैट प्राइवेट बिजनेसमैन अपना धंधा अच्छा से कर पाएँ। मैं किताब में दिया हूँ कि मेरे खुद फैमिली के लोग इलाहाबाद में रहते थे रेंट कंट्रोल हाउस में, तो मकान मालिक ने किसी और को बेच के और उसको खाली उली करवा के इन वायलेशन ऑफ लॉ हो गया। तो मैंने उनको शिकायत की कि आपकी बीजेपी की सरकार है, हमारे फैमिली को ऐसा हो रहा है। तो कि देखो, मकान मालिक है, उसको कम से कम इतना हक तो अपने घर पर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फेवर में बहुत स्ट्रांगली थे, बट अंग्रेजी में कहेंगे ना, ब्रॉड पिक्चर पर्सन थे। वो इकोनॉमिक में डिटेल्स में नहीं जाते थे। ब्रॉड आइडिया था किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आए, निवेश आए, निवेश आएगी तब नौकरी आएगी, निवेश लाने के लिए अच्छी रोड की आवश्यकता है। नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट, अब हम मानते हैं कि रोड अच्छी होनी चाहिए, 98 तक किसी के दिमाग में नहीं था कि रोड अच्छी होनी चाहिए, किसी के दिमाग में नहीं था कि फ़ोन सबके पास होना चाहिए, दिमाग में नहीं था कि गरीब के पास फ़ोन हो सकता है। वो सब आइडियाज़, बिग पिक्चर था उनके पास, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, डिटेल्स में वो, इसलिए 98 का बजट बहुत ख़राब था, 99 का बजट वही मिनिस्टर ने बहुत अच्छा दे दिया। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस मिनिस्टर में आ गए कि हम अच्छा बजट ला सकते हैं, उन्होंने अच्छा बजट लाया। इस किताब की कवर पेज पर ही नरेंद्र मोदी जो वर्तमान हाँ, प्रधानमंत्री, उनका जिक्र है। हाँ, और ये लिखा भी है कि वो अटल जी को अपना गुरु मानते थे। मोदी और वाजपेयी, ये रिश्ता कैसे करीब से, किस रूप में देखा आपने? नहीं, उस समय नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, जनरल सेक्रेटरी। हाँ, और बेस्ड इन हिमाचल, निरीक्षण बाद में बने, पहले प्रभारी थे, राज्य में थे। पार्टी को दोबारा 98 के चुनाव में नंबर 1 पर लाए, सरकार बनी, तो ही वॉज सीन एज ए राइजिंग स्टार। और उसके बाद वो दिल्ली आ गए, एज पार्टी के एज रिवॉर्ड उनको मिला, जनरल सेक्रेटरी पार्टी के बन गए, और फिर काफ़ी एक्टिव थे। उस समय उनका रोल इतना ही था। उस समय पार्टी में सुषमा स्वराज यंग लीडर माने जाते थे, अपकमिंग लीडर, अरुण जेटली थे, इन लोग थे, उमा भारती, अनंत कुमार। तो उस समय नरेंद्र मोदी जी को माना जाता था वन अमंग देम, और उसमें भी नहीं माना जाता है, मैंने सुषमा जी का और अरुण जेटली का नाम बहुत ज़्यादा आता था, इनका नाम कम आता था कंपैरेटिवली उस समय। धीरे धीरे वो बदल गया, बट जब तक मैं था उनके समय, उस समय ऐसा ही था। तो हिमाचल जाते थे, नरेंद्र मोदी जी होते थे हर जगह, अच्छा ग्रास था स्टेट का, उनका स्टेट पॉलिटिशियन पर अच्छा ग्रास था उनका। तो इतना ही पर मुझे उनका याद है उस समय का। डिप्लोमेसी के तौर पर उनकी भूमिका याद की जाती है, जब पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हुए और मैंने लिखा, डिप्लोमेट्स को उन्होंने मैनेज किया। मैंने किताब में लिखा है कि कारगिल युद्ध के दौरान नरेंद्र मोदी का पहला विदेश यात्रा था, जनरल सेक्रेटरी बने थे वो, जिस तरह से उन्होंने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को एनर्जाइज किया कि आप अपने कांग्रेसमैन पर दबाव डालो कि यूएस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान को पैसा नहीं लेने देगी। ये कमिटी जो बैठी थी वो इतना स्ट्रांग लैंग्वेज नहीं उसकी थी, एग्रीमेंट हो गया था। उसके बाद मोदी जी ने कम्युनिटी को एनर्जाइज करके लैंग्वेज बदलवाया, कमेटी से पास हुई, हाउस से पास हुआ, सेनेट से पास हो गया। तो वो उनका पहला इंटरनेशनल रोल था, मगर उस समय उनको उतना क्रेडिट मिला नहीं, उस समय उनका क्रेडिट उनको मिला नहीं उसके लिए। हाँ सॉरी, त्रिपाठी जी बहुत देर से हाथ उठाए हैं, हमारे होस्ट हैं। दो प्रश्न जो आपने पहले जिक्र किया, एक तो वो दौर ऐसा था जब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ और भारत ने एक नया भारत देखना शुरू किया, जिसे बाद में साइनिंग इंडिया के मूवमेंट के रूप में भी दिखाया गया।
जहाँ मतलब पब्लिक ने कितना एक्सेप्ट किया नहीं किया एक अलग बात थी, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड जो भारत का इमेज था वो कहीं ना कहीं बदल रहा था। और दूसरा कि कश्मीर को लेकर हम करें तो कश्मीर में अटल जी की जो पॉलिसी थी वो इंटायरली डिफरेंट थी रादर देन राइट नाउ जो अभी की कंपनसेशन हमारी चल रही है। तो उसको आप कैसे देखते हैं, दोनों के तरीके को सरकार के क्या मतलब आपको लगता है कि कितना इंगेजमेंट पॉलिटिकली और होना चाहिए अगर कश्मीर वैली में, या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो वो उतनी ही गति है या उतना ही प्रोजेक्शन है अगर देखा जाए अगर भारत को एक बड़े पावर के रूप में अगर हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला में उन्होंने पहले थे प्राइम मिनिस्टर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सेंटर पीस ऑफ गवर्नेंस में लाया, तो ज़ीरो से शुरू कर रहे थे। तो उस समय के हिसाब से गति बहुत अच्छी थी। आज के हिसाब से वो गति स्लो है आज के हिसाब से, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब जहाँ से शुरू किए थे, जबकि आप सोच नहीं सकते थे कि दिल्ली से जयपुर आप जा पाएंगे 8-9 घंटे के अंदर। लखनऊ की तो बात से छोड़िए, लखनऊ तो 24 घंटे का रास्ता था। अब वो सोच भी नहीं सकता है आदमी, कैसा कल्पना भी नहीं कर सकता है। फ़ोन्स के बारे में 16 रुपया मिनट था सेल फोन का चार्जेस इनकमिंग आउटगोइंग, 16 रुपया मिनट 98 में। आज के हिसाब से 100 रुपया 3 मिनट का हो गया, ठीक है ना। उस संदर्भ में देखेगा तो उन्होंने जो किया बहुत अच्छा काम किया। आज के संदर्भ में वो स्लो था जो बता रहा हूँ। अब जिस तेज़ी से काम चल रहा है रोड्स पर, रेलवेज़ में, इधर उधर, क्योंकि भारत बदल चुका है, एकदम बदल चुका है। इसे मैं कहता हूँ द ईयर्स दैट चेंज इंडिया, उससे हमारा थिंकिंग ही बदल गया। पहले हम 2 रुपया से 5 रुपये पहुँच के बड़े खुश हो गए थे, अब लगता है 5 रुपये कुछ नहीं है यार, हम तो 50 पे जाएंगे, 100 पे जाएंगे। तो हमारी थिंकिंग जिस तरह से हम अपने आप को देखने लगे और जिस तरह से विश्व हमको देखने लगा, वही बदलाव उस समय हुआ था। Y2K भी हुआ, हमने दिखाया अपना कैपेबिलिटीज़। जहाँ तक कश्मीर का मामला है, उस समय की थिंकिंग जो थी, और पाकिस्तान भी बदल गया, चीन भी बदल गया अब, कि हाँ शायद पाकिस्तानी आर्मी बात मान जाएगी। आइडिया था उनको एंगेज किया जाए, बात मान जाएगी। और उनको एंगेज करने के पहले आपको कश्मीर को थोड़ा शांत करने की आवश्यकता थी। इससे हुर्रियत से बातचीत शुरू हुई, बाद में 2003-4 में हुई, बट फिर भी मेरे किताब के बाहर है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो उस समय का एटीट्यूड ये था कि ऐसे हो सकता है। यूपी आते आते ये पता चल गया कि वो बातचीत से कुछ होने वाला है नहीं। पाकिस्तानी आर्मी आपको कभी अलाउ नहीं करने वाली है नॉर्मल सीन कश्मीर। तो वो पॉलिसी फॉलो करना भी आवश्यक था, पर उस पॉलिसी की डेड एंड के बाद आप फंस नहीं सकते थे, आपको नया रास्ता निकालना ही था। अब ये सरकार ने विकल्प सोची है, अब जिस तरह से की है, कोई सोच नहीं पाता था ऐसा संभव था करना। तो सिचुएशन बदलता है, इसलिए हर बार कंपेयर करने में थोड़ा सा तकलीफ है। एक दौर में सर क्या वाजपेयी उलझे हुए दिखते थे आपको? वाजपेयी एक व्यक्तित्व के तौर पर, और अगर व्यक्तित्व के अलावा जिस पार्टी जिस विचारधारा से वो जुड़े हुए थे, मसलन मुझे समझ में आता है कि वाजपेयी एक लिबरल नेता थे, एक ऐसे नेता जिनकी एक्सेप्टेंस हर वर्ग में, हर समाज में, हर तरह के राजनीतिक दलों में, लोग कई बार उनको पार्लियामेंट में, उन्होंने भी अपनी स्पीच में इसका जिक्र किया कि लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं, जिसका जिक्र उन्होंने जब इस्तीफा देने जा रहे थे तब भी किया था। तो आपको भी कई बार वो अपने फैसलों को लेकर के वाजपेयी का व्यक्तित्व और जो विचारधारा वो ऑप्ट करके चले। एक तो देखिए बीजेपी पार्टी बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पढ़ के उभर के आई थी, कई लोग बाहर से भी आए थे, कई पुराने विचारधारा के लोग थे, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होती ही थी, बातचीत होते रहता था पार्टी के अंदर भी, जैसा होना चाहिए। कोई एक तो, और कई बार उनसे पूछा भी गया था कि आपके खिलाफ लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, आप क्या करें इसके बारे में। उन्होंने कहा देखिए हमारे यहाँ हमारा मतभेद होता है आपस में, मनभेद नहीं होता है। उन्होंने जान के ये वर्ड का प्ले किया था, मतभेद और मनभेद, कि देखो दिशा हमको एक ही है, लक्ष्य हमारा एक ही है, जाने के रास्ते के बीच में हम किधर से जाएं किधर से, आपस में थोड़ा डिफरेंस है। तो वो एटीट्यूड था उनका। और उन्होंने कहा जो कहा कि यू आर द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, तो बोले ये कैसे हो सकता है कि फल मीठा और पेड़ खराब है। अगर आप मान रहे हैं मैं राइट मैन है तो मेरा पार्टी भी राइट है। तो पार्टी के लिए वो बहुत डिफेंड करते थे, लोग ये नहीं समझते हैं। और जैसे वो अडवाणी जी के रथ यात्रा के विरुद्ध थे, जब पार्टी कहे नहीं रथ यात्रा अच्छी बात है, सबसे पहले आगे खड़ा होकर झंडा देने वाले अटल जी थे। क्योंकि बोले हाँ, बोले कि जब पार्टी एक बार बोल दिया है तो हम सबको मान के चलना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मन जो भी हो, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जरूर हूँ, मगर पार्टी एक बार मान लेती है तो मुझे पार्टी के लाइन पे चलना होगा। अच्छा, आडवाणी जी को जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया
ये तो कोर्स के बाहर है, ये तो कोर्स के बाहर है। कर पीजिए। नहीं, मैं बस हाँ। आप चूंकि करीब रहे तो कुछ सवाल जो लोगों के मन में जिसकी दिलचस्पी हो, तो वो फैसला लेते वक्त क्या कुछ रहा होगा उनके मन में? अब ये तो बड़ा मुश्किल है बताना मन में क्या फैसला रहा होगा। मेरे ख्याल से पार्टी में भी एक बहुत चाह थी कि आडवाणी जी को कुछ अच्छा स्थान मिले, नॉर्मल कोर्स से हटकर। थोड़ा हट करके। बाकी भी मंत्री हैं, वो भी मंत्री हैं, तो एक पार्टी वाला एमपी भी मंत्री बन गया, आडवाणी जी भी मंत्री हैं। थोड़ा था कि उनको थोड़ा मान सम्मान देना चाहिए, काफ़ी दिन से जिक्र हो रहा था। और कुछ लोगों के मन में ये भी था कि अगले चुनाव के बाद से आडवाणी जी आगे बढ़ेंगे। एक नेता ने कहा भी था कि हमारे लौह पुरुष हैं, अटल जी ने कहा ठीक है, तो लौह पुरुष चुनाव लड़वाएंगे। तो नहीं, आप विकास, तो आपस में ये टेंशन तो होते रहता था मेरे ख्याल से। बट मेरा कहना था कि पार्टी की फीलिंग जरूर थी कि आडवाणी जी इतने साल सेवा की और पार्टी जो एकदम ख़त्म हो चुकी थी, 2 सीट पर आ गए थे, उसके बाद राम जन्मभूमि के लेकर के बिल्डअप करना पार्टी को, तो आडवाणी जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, उसको मानना चाहिए। सर मेरा नाम विनोद यादव है, कल आपसे मिला था। हाँ, मेरा जो प्रश्न है वो लीडरशिप अप्रोच और वैल्यूज़ को लेके, किताब का मैं पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ूंगा इसको अवश्य पढ़िए। हाँ, इसलिए आया हूँ मैं। और ये मेरी कलीग है प्रिंसी, इसको मैं उठा के लाया कि चलो वहाँ है ना, कुछ इनका डेडलाइन है फिर भी। तो मैं सर ये जानना चाहता था कि जो वाजपेयी साहब की बीजेपी का नेतृत्व था और आज की बीजेपी का जो नेतृत्व है, इसमें जो मूल्यों और अप्रोच की जो प्रेजेंस था या जिस तरह से आप उसको देखते हैं, उसमें कितना चेंज आपको दिखता है? और मैं बड़ा आर्टिकुलेट नहीं हूँ, मैं बताने की कोशिश करूँगा बहुत जल्दी ही। उसमें उसका क्या इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट, और उसमें कितनी चीज़ें नेसेसरी नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे पीयूष गोयल जी से एक बार बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि अपना जब इतिहास बताए थे कि हम लोग बीजेपी का उद्भव, फिर कहे कि हम लोग जब ओपन पॉलिटिक्स में आए तो कई बार हम पे कीचड़ डाला गया, क्योंकि ये तो गेम ही है और हमने भी कीचड़ उठा के डाला मारा। तो इस तरह के जो वाजपेयी जी के जो बात जब सुनते हैं, उनके जो पढ़ते हैं, तो वो बड़ा ही स्ट्रिक्ट है ना। और जैसे कि भी बता रहे थे आप कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी थी, तो बीजेपी उस समय में जो प्रो बीजेपी लोग थे इतने है ना फ्लैम्बॉयंट नहीं थे, और एंटी जो लोग थे ना वो भी इतने हाँ राइट। एंड आज तारीख में वो दोनों तरफ बढ़ गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, उसका एक एडवांटेज तो मुझे दिख रहा है कि 180 से 303 राइट। और ये जानना चाहता हूँ सर, आपके अपने पर्सपेक्टिव में, और मुझे लगता है कि आपका जितना डीप एनालिसिस है ना, फ्रॉम द लीडरशिप एंड वैल्यू पर्सपेक्टिव, जो चेंज है, आई विल नॉट कॉल इट डिस्टॉर्शन, बट ये चेंज इन अप्रोच कितना नेसेसरी नहीं है? कौन सा पार्ट है जो वैसा ही होता कि जैसे वाजपेयी साहब चलाते थे आज भी, लेकिन हम मतलब पार्टी उसी स्तर। एक ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था यू नेवर स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, क्योंकि अगले बार जब आप कदम ले रहे हैं पानी में, तो पुराना पानी बह चुका है, अब नया पानी आ चुका है। कहने का तो समय के साथ ना बहुत बदलाव आते रहता है। वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 1924 में, मोदी का जन्म हुआ 1950 में। एक पीढ़ी का फ़र्क है, पूरा पीढ़ी का फ़र्क है। एक कॉलोनियल इंडिया देखा हुआ है, एक देखा हुआ है पीरियड जबकि जनसंघ मिनिस्कुल प्रेजेंस था इंडियन पॉलिटिक्स में। सब लोग हंसते थे कि एक्सट्रीमिस्ट कहाँ से आ रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट माना जाता था इनको, बहुत डिराइड किया जाता था। नरेंद्र मोदी एक दूसरा भारत को देखे, ठीक है। भारत खुद 98 और 2014 के बीच में बहुत बदला है, बहुत बदला है। तो इसलिए उस समय का जो पॉलिटिक्स था उस समय चला, अब का पॉलिटिक्स फ़र्क हो चुका है। दूसरा, आपने नंबर्स ठीक ही बताए, वाजपेयी जी के लीडरशिप में मैक्सिमम वोट बीजेपी को मिला था 1999 चुनाव में 28%, खुद पर्सनली। पिछले बार 37% मिला है, 9% बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस है। वाजपेयी जी को तब माना जाता था कि उनके चलते पार्टी का बेस प्लस वोट मिल जाता है, ठीक है ना। तो सर्कमस्टांसेस इतने चेंज हुए हैं ना। बीजेपी वॉज रिलेटिवली बाबरी मस्जिद के बाद अनटचेबल पार्टी, उसको टचेबल बनाना, बाकी लोगों के साथ जोड़ना, आपको एक अप्रोच चाहिए था। 2014 तक ऑल दैट हैड चेंज कम्प्लीटली। तो इसीलिए ये सब अगर आप मानेंगे तो अप्रोच इज़ डेफिनेटली डिफरेंट,
एब्सोल्युटली डिफरेंट। बट जैसे मैंने कहा, वाजपेयी जी तब भी कहे थे 2 बात। एक तो कहे थे कि हाँ, वी आर कमिटेड टू रिमूवल ऑफ 370, राम जन्मभूमि और यूनिफॉर्म सिविल कोड। 2 हो गया, तीसरा भी नहीं हुआ है। वो कहे थे आई एम अ लाइफ लॉन्ग स्वयं सेवक। ये भी कहे थे अगर फल मीठा है तो पेड़ कैसे खराब हो सकता है। तो बिकॉज बीइंग ए वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, कई बात वो ऐसे कहते थे जिसका इंटरप्रिटेशन इज ऑलवेज अप टू आप क्या समझना चाहते हैं, समझ। तो बिकॉज ही वांटेड टू एक्सपैंड द पार्टी, तो इसलिए मेरे ख्याल से सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट। ही वॉज डेफिनेटली हैड टू अकोमोडेट मोर पीपल। अब आवश्यकता नहीं है अकोमोडेशन की उतनी। पार्टी वाले में भी वो है कि हमारी पार्टी की सरकार, भाई हमारा एजेंडा होना चाहिए, हम इनके पीछे क्यों भागे। तो ये सब अगर देखेंगे तो डेफिनेटली दिस चेंजेस विल अकर एज ए मैटर ऑफ कोर्स। ऐसा बदलाव होगा। कौन अच्छा कौन बुरा मैं नहीं कर रहा। आई विल ऑल्सो नॉट गो इनटू द आर्गुमेंट कौन अच्छा कौन बुरा। फॉर्मल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाते नहीं, गलत दिखा, मैं प्राइवेट सेक्रेटरी। हाँ, प्राइवेट सेक्रेटरी के नाते सरकारी मुलाजिम, हाँ। और एक तरफ एक पॉलिटिशियन जो एक विचारधारा से, एक पार्टी से, आपकी सोच कुछ अलग होती होगी, उनकी सोच आप सोचते होंगे वो पॉलिसी अडॉप्ट होनी चाहिए, लेकिन वो विचारधारा, वो पार्टी का दबाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। तो आपको उस समय कैसा महसूस होता है, क्योंकि आप ना जन से जुड़े होते हैं, वो जनता से जुड़े होते हैं। हाँ, तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है। और जैसे उन्होंने कहा कि फल मीठा पेड़ कैसे खराब, तो वो अनुभूति उनको मिली, लेकिन आप एक तो मेरा जवाब के 2 पहलू हैं। पहला तो एज ए ब्यूरोक्रेट, नौकरशाही, मेरा काम है मुद्दा को समझना और मंत्री तक पहुंचाना अपने राय के साथ। ये करना चाहिए। मंत्री को डिसाइड करना है, निर्णय उनको लेना, ये की वे। अगर मेरे हिसाब से वो गलत लेते हैं निर्णय, तो एक बार मैं वापस जा सकता हूँ, एक बार कि आपने निर्णय गलत लिया, क्यों, 1 2 3 समझा। कैसे नहीं कि मुझे लग रहा है, क्यों लग रहा है आपको, भाई अब बताइए, लिख दिया। उसके बाद अगर मंत्री है कि नहीं ऐसा ही करना है, मेरा काम उसको करना। अगर मुझे इतना ही आपत्ति है तो दरवाज़ा खुला है, मैं जा सकता हूँ। तो ये पहलू समझना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट का काम डिक्टेट करना नहीं हो सकता है। ब्यूरोक्रेट में एग्जीक्यूट करना होता है, सजेस्ट करना होता है, और मैटर ऑफ प्रिंसिपल होता है, तो बाहर निकल जाइए। मैंने खुद सरकार छोड़ा 4 साल रिटायरमेंट के पहले, मुझे लगा कि स्थिति आ गई थी, मुझे काम करना अब संभव नहीं था, मैं छोड़ दिया। दूसरा है कि अब आपको यहाँ से जाना है चारबाग, अब आपका वाहन चालक इधर से ले जाए कि उधर से ले जाए, ठीक है। तो वाहन चालक के पास कुछ लिमिटेड फ्रीडम रहता है। जब अगर साहब बोलता है नहीं उधर से मत चलो यार, इधर से चलो, अब उसको पता है इधर ज़्यादा ट्रैफिक है, आपने कह दिया इधर से चलो तो उधर जाएगा। तो इसलिए हमको अपना रोल को ना बहुत ओवर एम्फसाइज नहीं करना चाहिए। हमको अच्छा लगता है कि, मगर नहीं, अल्टीमेटली लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का अलग ही स्थान होता है, जो नौकरशाही का कभी नहीं हो सकता है। वो हमको समझ के चलना चाहिए। अगर उसमें गलत फहमी है तब तो खैर। सर, कंधार कांड के बारे में बताइए। 24 दिसंबर 1999 को जब 35 आतंकियों को और $20 करोड़ की मांग थी, क्या सिचुएशन रही थी? कि कुछ मैं था नहीं उस समय, और अखबार में तो उतना डिटेल आता नहीं है, बट जब भारत बदल चुका था, पहले हमारे लोग मरते थे, किसी को फिक्र नहीं होती थी। अब यहाँ अनफॉर्चुनेट एक आदमी का डेथ हो गया, गला काट के फेंका गया बाहर बॉडी को, देश में इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ। अच्छा, सरकार ने अपने तरफ से फैमिलीज़ को देखभाल करने के लिए सबको दिल्ली ले आई, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने खड़े हो गए बैनर लेके, सब टीवी कैमरा आ गया, तो पूरा फोकस हाईजैकिंग के बजाय सरकार पर आ गया। तो सरकार पे इतना दबाव आया कि मेरे ख्याल से सरकार उस दबाव का हट नहीं पाए, उससे उनको मानना पड़ा। फिर पूरा एक्शन ही दबाव में। अच्छा सर, वाजपेयी जी से आखिरी मुलाकात कब हुई आपकी? नहीं, मैं तो जाते रहता था उनके घर। नहीं, मैं इसलिए पूछा था, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बाद। हाँ, 2004 में मैं अमेरिका से लौटा 2004 में, तो मैं कई बार गया। उस समय जब वो एक्टिव थे, मिला थे उनसे, बात भी की कई चीज़ों के बारे में, लंबी बात हुई। तो किताब प्लान कर चुके थे? उस समय किसी ने मुझे कहा था किताब लिखो,
उनसे बात भी मैंने की, कुछ की, फिर मुझे लगा कि बहुत जल्दी है इस पर। अभी एक तो मैं सरकार में फिर भी था, नहीं लिया था। हाँ, और दूसरे कि मुझे लगा कि थोड़ा समय हो जाता है ना तो पर्सपेक्टिव बेटर मिल जाता है। समय के दबाव में हम बड़ा इमोशनल हो जाते हैं। 5-7 साल 10 साल बाद आदमी वही चीज़ को दूसरे नज़र से देखता है। मेरा वही था, आई वॉन्टेड द डिस्टेंस ऑफ टाइम, वो मुझे आवश्यकता थी। कुछ ऐसी बातें भी जिससे खासतौर पर कि 2004 के बारे में कहा जाता है कि वाजपेयी को छोड़ करके बाकी सब लोग ये जानते थे कि सरकार वापस आएगी। एक वाजपेयी थे जिनको ये लगता था कि सरकार किसी कीमत पर वापस नहीं आएगी। हाँ, मैंने लिखा उतना तो नहीं कहा, मगर ज़रूर मैं छुट्टी पर आया हुआ था अमेरिका से कुछ मीटिंग्स में। जब अनाउंसमेंट हुआ कि चुनाव जल्दी हो रहा है तो फिर मैं उनसे मिलने गया था, तो ऐसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझसे तो लगता है हमने गलत किया है, चुनाव को 6 महीने एडवांस करके गलत किया। उन्होंने कहा, इतना ही बस कहा था। बट मेरे ख्याल से उनको भी लगा कि नहीं जीते। और चुनाव हारे हैं शाइनिंग इंडिया के चलते नहीं, चुनाव आप हारे हैं स्टेट बाय स्टेट। यूपी में बीजेपी 10 सीट पर आ गई 29 सीट से, उसके पहले 50 से ऊपर रहती थी। तमिलनाडु में आपका एडीएमके से अलायंस करके आप 0 पर आए, डीएमके के साथ आपका 30 एमपी था, 60 एमपी तो यहाँ निकल गए। आंध्रा में आपका 30 एमपी घट गया, 30 एमपी घट गया, तो 90 एमपी तो यहीं घट गए। फिर बिहार में झंझट हो गई जो कि सब पार्टीज मिल गई। एनडीए को सीट वोट्स उतना ही मिले पर सब पार्टी जुट गई तो सीट गिर गई। अब शाइनिंग इंडिया से लेना ना देना, इट वॉज लॉस्ट स्टेट बाय स्टेट। उनके जितने कोलिजन पार्टनर थे वो सब बीजेपी खुद नहीं, बीजेपी भी ध्वस्त हो। यूपी में बीजेपी ध्वस्त हो गई, आंध्रा में तमिलनाडु, आंध्रा में तेलुगु देशम, तमिलनाडु में जयललिता। और अर्बन इंडिया में बीजेपी ने खराब किया। दिल्ली की 7 के 7 सीट उनके पास थी, वो 6 हार गए। मुंबई में सीट हारे, बेंगलोर में सीट हारे। तो इनफैक्ट अर्बन इंडिया में बीजेपी खराब की, रूरल इंडिया में फिर भी अच्छा की। तो शाइनिंग इंडिया वाला खराब फेल कर गया कैंपेन, ये कहना फैक्ट के हिसाब से नहीं। कुछ और ऐसा पहलू सर शायद हम लोग जो छोड़ गए हों इस किताब में, जिसका जिक्र आपको लगता है, क्योंकि आपने किताब लिखा जिया एक तरह से उस समय, तो कौन सा ऐसा पहलू? अभी किसी ने कहा कि अब अगला किताब लिखिए नेक्स्ट पीरियड के लिए कुछ छोड़ देते हैं उसके लिए। नहीं, बहुत ही छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट था पब्लिशर के साथ 65,000 वर्ड। वो चाहते थे मैं कवर करूँ 6 साल 65,000 में। मैंने 1.5 साल कवर किया है 1,25,000 शब्दों में। तो बहुत ही छोड़ना पड़ा मुझे, बहुत ही छोड़नी पड़ी। स्पेशली मैंने पॉलिटिकल थिंग्स छोड़नी पड़ी क्योंकि मुझे लगा कि फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट से। क्योंकि मैं थीमेटिकली किताब लिखा हूँ, पर थीमेटिकली के साथ साथ मैंने कैलेंडर को भी साथ रखा दिमाग में एज़ फार एज़ पॉसिबल कि लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए। तो बहुत ऐसी घटनाएं हैं डिस्कशन से जो मैं लिख सकता था। दिल्ली यूटी बने, शहर बने, किस तरह बने, क्या क्या झंझट और होती थी, कई चीज़ मैंने लिख सकते थे। बट तो एक चीज़ जो हम लोग ने देखी उस कैंपेन के दौरान 99 के पॉलिटिकल मंच पर भी जो है, पता नहीं वाजपेयी जी को ये सजेशन मिला था या अपने आप ही हो रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग जो कारगिल शहीदों के परिवार से जुड़े थे उनको टिकट दिए गए। बहुत सारी जगहों पर पॉलिटिकल मंच ऐसे बनाया गया जिसमें पीछे कारगिल और युद्ध को स्ट्रेटजी में शामिल किया गया, और ये बहुत बड़ी वजह बनी इसकी सिंपैथी जो वाजपेयी सरकार को दोबारा ले आई। जो की गए थे ज़रूर, ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। मैं इसलिए बताता हूँ, 5 फेज़ में इलेक्शंस हुई थी वो 99 वाली, और आप देखिएगा हर फेज़ में एक्चुअली बीजेपी का सपोर्ट घटते जा रहा था। फर्स्ट फेज़ में सबसे ज़्यादा, कारगिल युद्ध तुरंत खत्म हुआ था और 5वें फेज़ तक तो काफ़ी गिर चुका था। बाद में जब वोटिंग फिगर एनालाइज हुआ है तो कारगिल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिला नहीं, तो इसलिए कुछ लोगों को टिकट गई थी, ज़्यादा को नहीं, 1-2 को टिकट दी गई थी। एक मुझे याद, हरियाणा में रेवाड़ी में कहाँ हम लोग गए थे, कौन यादव को, हम याद है मुझे, तो 2-3 जगह। बट बहुत ज़्यादा हाँ, जनरल कैंपेनिंग में कारगिल का बहुत जिक्र था। जनरल कैंपेनिंग है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठा किया था कि आपने कॉफिन्स का स्कैंडल हो गया है। तो इनफैक्ट कारगिल वॉर को अगर कैंपेन में किसने लाया है तो सोनिया गांधी ने लाया था 99 में। और उस दौर में वो तहलका का स्टिंग ऑपरेशन नहीं, उसके बाद हुआ, तो उसके बाद तो 3 साल बाद हुई। जब बंगारू लक्ष्मण, वो अगले किताब के लिए, अगले पुस्तक के लिए। तो ठीक है सर, ये तमाम सारी शुभकामनाएं इस पुस्तक को भी और अगली भी जो आप लिखेंगे उसके लिए भी एडवांस में। दोबारा मैं पुनः किताब दिखा दूँ और सबको रिक्वेस्ट करूँ कि एक है ना